learners of English, greeting. This is Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today our topic is complex sentence, especially a complex sentence based on adverb clause और adverb clause of time. आज हम adverb clause के adverb clause of time को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, इसके सारे पार्ट्स को देखेंगे. आई होप कि प्रीवियस लेक्चर में एडवर्ब क्लोज किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा. आइए अब स्टडी करना शुरू करते हैं इस पार्ट 2 में एडवर्ब क्लोज के अंदर आने वाले कंजंक्शंस के बारे में. वैसे एडवर्ब क्लोज क्यों कहते हैं ये आपने प्रीवियस लेक्चर में बड़े अच्छे से समझ लिया होगा. एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम के अंदर कंजंक्शन कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पर हैं आपके कंजंक्शंस. सबसे पहले जब हम किसी क्लोज को नहीं पहचान पाते तो सबसे पहले पहचानने का जो हमें सबसे इजी सोर्स बनता है वो होते हैं कंजंक्शंस. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एडवर्ब क्लोज के अंदर कंजंक्शंस कौन कौन से आते हैं. तो सबसे पहले आता है आपका व्हेन के बाद आपके आफ्टर, बिफोर. जैसे कि इसके नाम से क्लियर है कि टाइम है तो टाइम को शो करने वाले सारे कंजंक्शंस आपके आते हैं. तो इसके अंदर जो है डिलेड एक्शंस हैं, देर वाले एक्शंस हैं. अगर आपको क्विक एक्शंस दिखाने हैं तो आप एज सून एज, ठीक है, नो सूनर के साथ आपको THAN मिड में वर्ड लिखना होता है, ठीक है. इसके साथ साथ आप जो है जस्ट एज, जो कि तुरंत को ही शो करता है, और आप एज भी यूज करते हैं. ये आपके जो मीनिंग देते हैं, ये मीनिंग देते हैं जैसे ही. इसको आप कह सकते हैं ज्यों ही. इट मीन्स, इसका मतलब होता है एक कार्य को करते ही दूसरा कार्य हो जाना. एक कार्य करते ही दूसरा कार्य तुरंत होना, दूसरा कार्य फौरन हो जाना आपका इन सारे कंजंक्शंस को यूज कराता है के अंदर ये कंजंक्शंस यूज किए जाते हैं. और व्हेन, आफ्टर, बिफोर में आपके एक्शन को देर लग सकती है. इससे अलग आपके दूसरे कंजंक्शन हैं सो लॉन्ग एज लॉन्ग एज. कोई एक्शन वाले इन कंजंक्शंस में आप जो है द मोमेंट भी यूज कर सकते हैं. द मोमेंट ही केम, एज सून एज ही केम, इस तरह से ये यूज किया जा सकता है. इससे अलग टिल, अनटिल, और इसके अंदर सिंस यूज किया जा सकता है. अगला कंजंक्शन यहाँ पर आप देखेंगे कि व्हाइल, और जैसे हमने यहाँ पर व्हेन यूज किया था तो यहाँ पर आप व्हेनेवर भी यूज कर सकते हैं. तो ये सारे कंजंक्शंस हम यूज करेंगे आज किसके, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम में. इसमें एक सीक्वेंस ऑफ टेंसेस होता है, उसको समझना बहुत जरूरी है. और इन सभी कंजंक्शंस से रिलेटेड जो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस है उसको समझना अगर आप चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको पूरी तरह से प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा. आइए शुरू करते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम के पहले कंजंक्शन फोर के साथ, बिफोर. इसी तरह से इसी के मैच का दूसरा कंजंक्शन है आफ्टर. अब बिफोर कहाँ पर यूज करते हैं, बिफोर हम यूज करते हैं, बिफोर आता है ठीक पहले किसी भी इंडेफिनिट टेंस से, और आफ्टर आता है किसी भी परफेक्ट टेंस से पहले. अब ये परफेक्ट टेंस और इंडेफिनिट टेंस का क्या रूप है, इसको हम आज अच्छे से समझेंगे. देखिए, जब भी हम कोई वर्क करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा कि आपके आने से पहले उसने एक लेटर लिख लिया था, या उसने एक
ऐसे लिख लिया था, एक ऐसे लिख लिया था। तो इसमें हमें एक चीज समझनी है, जो काम आपका यहां पर एक है पहले हुआ, पहले का मतलब नियर पास्ट में, दूसरा काम इसके अंदर जो हुआ है वो हुआ आपका लॉन्ग पास्ट में। आज आप खड़े हुए हैं, आपका नियरेस्ट पास्ट और लॉन्गेस्ट पास्ट आपको पहचानना होगा आपके आने से पहले, यानी आप आए बाद में। पहले उसने क्या किया था, एक ऐसे लिख लिया था। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो लॉन्ग पास्ट है वो है एक ऐसे लिखना, ठीक है। आप आए बाद में तो ये हुआ नियर पास्ट। तो नियर पास्ट की जो ट्रांसलेशन बनेगी, यहां से पता चला कि हमें पास्ट है तो नियर पास्ट की इंग्लिश बनेगी पास्ट इंडेफिनिट में, और जो हमारा लॉन्ग पास्ट है इसकी इंग्लिश बनेगी पास्ट परफेक्ट में। और वैसे भी आप जानते हैं कि पास्ट ऑफ द पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। तो यहां पर हमने आज बात करी, पहले काम लिखने का हुआ, उसके बाद आप आए, तो जो पास्ट ऑफ द पास्ट है वो कौन सा पार्ट है, आपके पहले शब्द के आगे का। जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं तो ट्रांसलेशन करने में हम हिंदी का लास्ट पार्ट जो है उसको पहले पिक करते हैं, और पहले पिक करने पर हम देखते हैं कि क्या ये वर्क पहले हुआ है या बाद में। ये वर्क पहले हुआ है तो पहले होने वाला जो आपका, इसको यहां से चेंज करते हैं, जो पहले होने वाला काम है, पहले का मतलब पास्ट से भी पहले पास्ट, और जो बाद का काम है वो होता है आपका नियरेस्ट पास्ट। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ही हैड रिटन a letter, या he had written an essay, जो भी आपके सेंटेंस के अंदर है। he had written an essay, फिर आप लिखेंगे before, आपके आने से पहले you came। तो इसको ट्रांसलेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पहले सीखें। आपने लास्ट का पार्ट पहले लिखना है, लास्ट का पार्ट उठाकर आपको ये देखना है कि ये वर्क पहले हुआ या बाद में हुआ, ये लॉन्ग पास्ट में हुआ, ये ज्यादा पास्ट है तो ज्यादा पास्ट वाला होने की वजह से आपको पास्ट परफेक्ट में बनाना है, और जो उसके बाद हुआ उसको आपको पास्ट इंडेफिनिट के अंदर बनाना है। तो इस तरह से आपकी ट्रांसलेशन यहाँ पर आ गई। अब इसको और थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर जो है हमारा बिफोर लिखा हुआ है। इस बिफोर को सोचने के लिए तीन तरीके हो सकते हैं कि ये बिफोर पास्ट परफेक्ट के बाद आता है, ये बिफोर पास्ट इंडेफिनिट से पहले आता है, या ये बिफोर दोनों के मिड में है। फर्स्ट ग्लेंस में ऐसा लगता है कि जैसे तीनों बातें ही एक हैं। रियलिटी यह है कि जो बिफोर है वह पास्ट इंडेफिनिट से हमेशा पहले आता है। ये हमने यहाँ पर जो आपका की पॉइंट का लिख दिया था। इसी तरह से आफ्टर आपके परफेक्ट से पहले आता है। आप इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते थे, बिफोर यू केम, बीच में कॉमा लगाएंगे, ही हैड रिटन एन ऐसे। तो ये सेंटेंस इस तरह से भी लिखा जा सकता था। अब यूज आता है व्हेन का, तो आप क्या करेंगे कि जो आफ्टर और बिफोर है, तो हमेशा याद रखिएगा कि इस आफ्टर और बिफोर में आप इसकी जगह यहाँ भी व्हेन लिख सकते हैं, और आप यहाँ बिफोर की जगह भी व्हेन लिख सकते हैं। तो व्हेन के साथ इंडेफिनिट भी आ जाता है, व्हेन के साथ परफेक्ट भी आ जाता है। आप यहाँ नहीं लिखना चाहते तो सेंस के अकॉर्डिंग व्हेन यहाँ भी लिख सकते थे, और आप इस वाले व्हेन को यहाँ भी लिख सकते थे। तो व्हेन का ऐसा कोई पर्टिकुलर प्लेस फिक्स नहीं है
जिस तरह से बिफोर और इंडेफिनिट का, आफ्टर और परफेक्ट का है। आफ्टर परफेक्ट से हमेशा पहले और इंडेफिनिट से ठीक पहले आपका बिफोर आता है। जहाँ तक व्हेन का क्वेश्चन है, जिस पार्ट पर आप एम्फसाइज कर रहे हो, जब वह आया तो मैं तो अपना वर्क कर चुका था, तो इसमें व्हेन पहले पार्ट के साथ आया। और अगर हम कहें मैं अपना वर्क कर चुका था जब वह आया, तो हिंदी, उर्दू, एनी लैंग्वेज का सेंटेंस में व्हेन जिस पार्ट को एम्फसाइज कर रहा हो, इट मे बी ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, इट मे बी ऑफ पास्ट परफेक्ट, तो जो भी पार्ट हो से पहले आप व्हेन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा कि व्हेन का यूज हम किसी भी पार्ट में कर सकते हैं, whether it is based on past indefinite or it is based on past perfect, लेकिन आफ्टर बिफोर फिक्स है। अब हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे बेस्ड ऑन आफ्टर। यहाँ पर हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है और इस सेकंड एग्जाम्पल को भी हम 2 पार्ट्स में बांटेंगे। और जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हिंदी वाले जो एंडिंग पार्ट है, तो एंडिंग पार्ट की जो ट्रांसलेशन है वो हम बिगिनिंग में बनाते हैं, ठीक है। और जो बचा हुआ पहला पार्ट है उसकी ट्रांसलेशन हम बाद में बनाते हैं। तो हमने लास्ट एंडिंग पार्ट, फुल स्टॉप वाला पार्ट उठाया, वह घर चला गया। उठाने के बाद हमने जांचा तो हमें पता चला कि वह बाद में गया था, ठीक है। और जो भी काम बाद में होता है, ठीक है, वह किस में होता है? इंडेफिनिट में होता है। जितने काम अभी आपने पीछे पढ़ा बाद में होते हैं वो इंडेफिनिट में होते हैं, और जितने काम पहले होते हैं, पहले का मतलब जो लॉन्ग पास्ट में है, लॉन्ग पास्ट के अंदर, और जो नियर पास्ट में है, तो नियर पास्ट वाले इंडेफिनिट में होते हैं और लॉन्ग पास्ट वाले किस में होते हैं? परफेक्ट में होते हैं। वह घर चला गया खेलने के बाद, तो जो लॉन्ग पास्ट हुआ वो हुआ खेलना, और घर हुआ उसके बाद का हिस्सा। तो आप किस में लिखेंगे? आप लिखेंगे he went home after he had played। तो यहां पर आप देखेंगे कि हमने जो यहां पर आफ्टर लगाया है, आफ्टर, तो हमें ये देखना है कि आफ्टर के बाद परफेक्ट आता है। इस आफ्टर को हम इसके हिसाब से मैच नहीं करेंगे, इसके हिसाब से मैच नहीं करेंगे। आपने सेंटेंस हिंदी में जो दिया है उसका एंड वाले पार्ट को पहले लिखा और ये पाया कि पहले वाला काम खेलना है, बाद का काम घर जाना है। यहाँ पर बाद का मतलब प्रिंट से नहीं है, बल्कि बाद का मतलब घटना से है। तो घर जाने का काम बाद में हुआ, खेलने का पहले हुआ। तो हमेशा याद रखिए पहले का काम लॉन्ग पास्ट में होता है और इसको आप किस में करते हैं? परफेक्ट में बनाते हैं। और जो इंडेफिनिट में होता है वो बाद का काम होता है। तो आपका सेंटेंस बना ही वेंट होम आफ्टर ही हैड प्लेड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, आफ्टर ही हैड प्लेड, कॉमा, ठीक है। यहाँ पर जो आपका बिगिनिंग का पार्ट था ये कॉमा के साथ आप बाद में लिख देंगे ही वेंट होम, और जब कंजंक्शन बीच से चला गया और बिगिनिंग में आ गया तो आप क्या करते हैं? आप कॉमा लगाते हैं। अब हम आफ्टर की जगह व्हेन कंजंक्शन को यूज करके देखेंगे। तो व्हेन आप इधर भी लगा सकते हैं, व्हेन आप इधर भी लगा सकते हैं आफ्टर की जगह, व्हेन आप यहाँ भी लगा सकते हैं, व्हेन कॉमा की जगह भी लगा सकते हैं। बस आपको ये देखना होगा कि आपका जो एम्फसाइज है इंडेफिनिट पर ज्यादा है या परफेक्ट पर ज्यादा है। तो जहां पर आपका सेंस ऑफ सेंटेंस है, जिस चीज को आप एम्फसाइज करना चाह रहे हैं, जिस पर आप जोर दे रहे हैं, वहां पर आपको लगाना है। आपने कहा जब मैं घर चला गया तो वह आया, तो जब मैं घर चला गया ये परफेक्ट है चूंकि पहले हुआ है। और हम इसको अगर ये कहना चाहते हैं मैं घर गया जब वह आया, तो अब मैंने जब पास्ट इंडेफिनिट को एम्फसाइज करने से के लिए पास्ट इंडेफिनिट से पहले लगाया, तो आप व्हेन जहां एम्फसाइज करें
आप वहां पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने सीखा कि आफ्टर, बिफोर और जो व्हेन हैं ये कंजंक्शंस हैं एडवर्ब क्लॉज के। अब व्हेन मीन जब और व्हाइल मीन जब, अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और इसको समझते हैं बहुत अच्छे से। अब हम यहाँ पर दो कंजंक्शंस लेंगे, व्हेन और व्हाइल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हेन भी जब के सेंस में आता है और व्हाइल भी जब के सेंस में आता है, लेकिन ये जो व्हाइल है ये के दौरान के सेंस में भी आता है। अब के दौरान का क्या मतलब हुआ? यानी जिस समय वर्क चल रहा है, तो व्हाइल के साथ हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, जबकि व्हेन के साथ ठीक है या तो टू बी आएगा या इंडेफिनिट आएगा या परफेक्ट आएगा, ये फिक्स है। अब इस सेंटेंस को समझते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सपोज कीजिए हमने कहा जब वह आया तो मैं खेल रहा था, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है जब वह खेल रहा था तो मैं आया। अब यहां पर क्या देखेंगे आप, आफ्टर बिफोर में हमेशा जब ट्रांसलेशन करते हैं तो ट्रांसलेशन जो आपकी होती है वह ट्रांसलेशन हमेशा बाद वाले पार्ट से शुरू करते हैं। जब वाले सेंटेंसेस में जिसमें कंजंक्शन जब हो, बिगिनिंग से ही आप शुरू कर दीजिए। और आप जो ट्रांसलेशन शुरू करेंगे जब वह आया, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब के साथ पास्ट इंडेफिनिट आया है, तो आप वह लिखेंगे व्हेन ही केम। इसके अंदर है जब वह खेल रहा था, तो आप लिखेंगे व्हाइल ही वाज प्लेइंग। तो क्या आपने देखा, जिस समय जब कंटिन्यूअस के साथ आए तो व्हाइल लगेगा, और जब व्हेन आपका पास्ट इंडेफिनिट के साथ, पास्ट परफेक्ट के साथ आए तो आपका क्या लगेगा? व्हेन लगेगा। तो व्हेन पास्ट इंडेफिनिट के साथ आया, व्हाइल कॉन्टिन्यूअस के साथ आया, बाद का जो पार्ट है वो जैसा हो वैसे ही बन जाएगा। व्हेन ही केम आई वाज प्लेइंग, व्हेन ही केम आई वाज प्लेइंग। तो बाद में कॉन्टिन्यूअस आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन व्हेन के ठीक साथ में, व्हेन के ठीक साथ में का मतलब है जिस पार्ट में आपका व्हेन कंजंक्शन लगा है उसमें कॉन्टिन्यूअस नहीं आना चाहिए, लेकिन जहां पर व्हाइल लगा है वहां पर आपका कॉन्टिन्यूअस आएगा और अगले पार्ट में जैसा है आप वैसा लिखेंगे। जबकि व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट के अगले पार्ट में अगर कॉन्टिन्यूअस आता है तो कोई भी डिफरेंस नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन व्हाइल के साथ सीधा कॉन्टिन्यूअस ही आता है। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे क्विक एक्शंस वाली क्लोज का, जिसमें एक काम होते ही दूसरा काम तुरंत ही हो जाता है। तो आइए उसे समझते हैं। जो क्विक एक्शन वाले आपके कंजंक्शंस हैं, जैसे कि कौन कौन से कंजंक्शंस हमने बताए थे क्विक एक्शन के अंदर? हमने बताया था कि जैसे ही वह आया, जैसे ही वह आया मैं शांत हो गया, मैं शांत हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक काम होते ही दूसरा वर्क हो गया, तो जैसे ही के लिए आप as soon as आपने लगाया, और जो रेस्ट पार्ट है वो आप इस तरह से करेंगे as soon as he came I kept quiet, ठीक है। इस as soon as की जगह आप no sooner भी लगा सकते हैं, no sooner भी लगा सकते हैं। no sooner आप कैसे लगाएंगे? no sooner चूंकि अपने आप में एक एडवर्ब है, तो आप लिखेंगे उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी। इसका अपना एक रीजन है, जब आप एडवर्ब्स को डिटेल में सीखेंगे तो हम आपको बताएंगे कि no sooner पहले क्यों आता है। यहाँ पर ये सीख लीजिए कि आपने यहाँ no sooner बिगिनिंग में लगाया
ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, और ये जो आपका ही है ये हेल्पिंग वर्ब के बाद जाएगा, और डिड आने में ये जो केम यहाँ लिखा है ये कम हो जाएगा। जो ये कॉमा है ये THAN में बदल जाएगा। नो सूनर डिड ही कम देन आई केप्ट क्वाइट, आई केप्ट क्वाइट। तो आपने नो सूनर लगाने पर देन जरूर लगता है। जब आपको एरर रेक्टिफिकेशन स्पॉटिंग एरर आएगा तो नो सूनर के साथ आपको देन देखना है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। और एक मिथ और है कि नो सूनर के साथ स्टूडेंट्स को जो है डिड ही याद रहता है, ये बात गलत है। इस डिड की जगह टेंस के अनुसार आपको डू और डज भी मिल सकता है, आपको हैड भी मिल सकता है, तो इनके साथ रिलेटेड टेंस आगे आएगा, इस पर आप ध्यान रखेंगे। ये सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के अंदर आता है। इसी सेंटेंस को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ही नो सूनर केम, ही नो सूनर केम देन आई केप्ट क्वाइट। अब यहां पर जैसे ही ये नो सूनर ही के आगे गया तो डिड अपने आप ही, इसे अब यहां से हटा देते हैं, तो जो डिड है वह अपने आप ही बदल गया और हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म केम कर दिया। आप यहाँ देखेंगे केम डिड की वजह से हमने फर्स्ट फॉर्म किया था, तो ही के बाद नो सूनर बाद में भी लिखा जा सकता है, लेकिन फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। तो ये आपका एक स्पेशल यूज हो गया यहाँ पर। आप आई थिंक कि अच्छे से इसको समझ गए होंगे। इसके बाद यहाँ पर आपने जो एज सून एज लगाया था, इस एज सून एज वाले पार्ट में अगर आप केवल एज लगा दें एज सून एज की जगह पर तो भी चलेगा, अगर आप एज सून एज की जगह जस्ट एज लगा दें तो भी तुरंत दिखाएगा। तो काम को तुरंत ज्यों ही जैसे ही उसी क्षण दिखाने में इतनी चीजें आप यूज कर सकते हैं। एक और आप आगे सीखें, इसके अंदर अगर आप कहते हैं द मोमेंट, ये आपको अजीब सा लगेगा लेकिन ये बिल्कुल सही है। द मोमेंट ही केम, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही वह आया आपने कॉमा लगाया, आई केप्ट क्वाइट, तो बाद के पार्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर कंजंक्शन का क्या काम कर रहा है, द मोमेंट, तो आप द मोमेंट लगाएं, ये इनमें से कोई सा भी कंजंक्शन लगाएं, ये सब आपके क्विक एक्शन को बताते हैं। क्विक एक्शन को लेकर व्हेन से रिलेटेड एक कंजंक्शन और बचा है, आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वह नया जो कंजंक्शन है वह है जिसके अंदर आप हार्डली या स्केर्सली के साथ बीच में व्हेन का यूज करते हैं। ये स्पॉटिंग एरर में भी आता है कि जब आपकी एडवर्ब दे रखे हों और बीच में व्हेन दे रखा हो तो वो इस जगह पर जो है देन दे करके अपना सेंटेंस रॉन्ग करके लिख देते हैं, तो आपको वहां पर उसको इम्प्रूव करना पड़ता है सेंटेंस को, और इस तरह से जो आपका सेंटेंस है सही करना होता है। हमने यहाँ पर कहा कि वह आ भी ने पाया था, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन आता है वह आ भी ने पाया था। हमें जब भी ट्रांसलेशन करनी हो तो हमारी जो ट्रांसलेशन है वह वर्ड्स बेस्ड नहीं होती, वह सेंस बेस्ड होती है। आ भी ने पाया था मीन्स उसके आते ही, कैसे भी लिखा हो हमें ये पता चलना चाहिए कि वर्क क्विकली हुआ है, उसके आते ही। तो इसको आपने एज सून एज से और कई सारे कंजंक्शंस के थ्रू तो बना लिया, अब हम नया यूज यहाँ पर करने वाले हैं। तो उसके आते ही किसी ने उसको आवाज लगाई, तो आने का वर्क पहले हुआ, पहले वाला अभी थोड़ी देर पहले हमने आफ्टर बिफोर में डिस्कस किया था कि वह पास्ट परफेक्ट में बनता है। तो हम लिखेंगे he had hardly come when somebody called him, अगर हम ने बुलवाया तो called for him। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हार्डली के साथ हमें परफेक्ट यूज करना पड़ता है पास्ट का,
इसी तरह से कॉम्बिनेशन होते हैं प्रेजेंट के, इसी तरह से कॉम्बिनेशन फ्यूचर के हैं, ये अभी बात करेंगे। और यहाँ पर व्हेन लगाना होता है। तो यही सेंटेंस ऐसे भी लिखा जा सकता है। हमने हार्डली को नो सूनर की तरह से पहले निकाला, हार्डली की जगह स्केयर्सली भी हो सकता है, कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं। तो फिर ये हैड भी पहले निकल कर आएगा, हार्डली हैड ही कम, कम केम कम थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म आप ना समझें। और यहाँ पर व्हेन के बाद ये जो पूरा सेंटेंस है समबडी कॉल्ड हिम, ये एज इट इज रहेगा, इस पर कोई असर नहीं होता है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये स्ट्रक्चर आपके बहुत काम का है और आपके बहुत काम आना है। ये किसके अंदर यूज होता है, ठीक है, ये यूज होता है परफेक्ट पार्ट में। अब हार्डली पहले यूज करेंगे तो हेड बाद में जाएगा, ठीक है। अगर आप हार्डली को सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे, ठीक है, तो फिर हेड जो है सब्जेक्ट के बाद आएगा, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर कुछ कंजंक्शंस हैं, जैसे कि सिंस मी से हमने कहा कि जब से आप आए वह पढ़ रहा था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब से आप आए वह पढ़ रहा था, तो हम लिखेंगे he had been studying, he had been studying। आपको पता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जब से आता है तो आप सिंस फॉर लगाते हैं, तो सिंस मॉर्निंग वगैरह लिखते हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि आप सिंस के बाद आपको एक क्लोज मिल गई है। मॉर्निंग इवनिंग में तो केवल एक वर्ड एडवर्ब के रूप में था, जब से आप आए, तो फिर आप इसमें जब से आप आए की जगह यहां लिखेंगे सिंस यू केम। क्या लिखेंगे, सिंस यू केम। तो यहाँ पर सिंस के बाद अगर कोई क्लोज आती है तो पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट यूज किया जाता है और यहाँ पर से हम लगाते हैं, ठीक है। अब इस वाले कंजंक्शन को हमने सीख लिया, अब इस वाले कंजंक्शन को हम सीखते हैं। इस कंजंक्शन को सीखने में हम कहेंगे कि आपके आने तक टीम इंडिया 50 रन बना चुकी थी। तो क्या ट्रांसलेशन होगा आपका, आपका ट्रांसलेशन होगा क्या, टीम इंडिया हैड स्कोर्ड। अब यहां तक के लिए आपको क्या यूज करना है, तक के लिए आपको यूज करना है बाय का, बाय यू केम। इसमें क्या हुआ कि आप बाद में आए, टीम इंडिया पहले बना चुकी थी, तो तक के लिए आप बाय लगाएंगे। आपके आने के बाद से काम शुरू हुआ तो वहां पर सिंस लगाएंगे। अब ये जो दो हमारे अलग तक हैं, ये कहां पर होते हैं, ये अमूमन इंडेफिनिट के साथ यूज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, उनको हम ट्रांसलेट करेंगे। अगर तक के साथ हमने कहा यहाँ पर वेट करो, वेट हियर टिल हिज फादर कम्स, वेट हियर टिल हिज फादर कम्स। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि टिल के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने यूज किया, जबकि यहाँ पर आपने इंडेफिनिट तो यूज किया था लेकिन कंडीशन थी कि पहले परफेक्ट आना जरूरी है। यहाँ वो कंडीशन नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है, इंपेरेटिव हो सकता है और बाद में आपको पास्ट इंडेफिनिट लगाना होता है। लेकिन अनटिल के अंदर जो वर्ड है नहीं, नहीं इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। हमने कहा बाहर मत जाना, बाहर मत जाना जब तक मॉनिटर न आ जाए, जब तक मॉनिटर न आ जाए। तो क्या बनेगा, डू नॉट गो या डोंट गो आउट अंटिल मॉनिटर कम्स। तो यहां पर जो अंटिल आया, अंटिल के अंदर नॉट और आपका टिल जो है वो अंटिल में आपको सिंगल एल बनाना है, ठीक है। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा,
until monitor comes, तो इसमें नॉट शामिल होता है। until वहाँ लगाना ज़्यादा अच्छा होता है जिससे पहला भी नेगेटिव हो और अगला भी नेगेटिव हो, बट बाद के नेगेटिव में नॉट आप इंट्रोड्यूस नहीं करते। अब हमारे कंजंक्शन बचा है जो व्हाइल जैसा है, जिसको आप so long as और as long as की तरह से यूज करते हैं। आइए समझते हैं। अब यहाँ पर जो ये कंजंक्शंस आपको नजर आ रहे हैं, इसका अगर हम सेंस देखें, ये भी जब तक को शो करते हैं, लेकिन ये जो जब तक है ये दौरान के सेंस में होता है। पीछे हमने व्हाइल को जब के सेंस में कंपेयर किया था और जब के सेंस में कंपेयर करने के बाद हमने इसको व्हेन के साथ सेंटेंस का ट्रांसलेशन सिखाया था, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूटी दिखाई देगी, यानी जब तक मैं यहाँ हूँ आप पढ़ें, ठीक है, या आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, तो आपको टिल अंटिल यूज नहीं करना। आप कहेंगे एज लॉन्ग एज आई एम हियर, यानी जब तक मैं यहाँ हूं तो मैं यहाँ पर बना हुआ हूं, ठीक है। यू शुड नॉट गो आउट, जब तक मैं यहाँ हूं। अब यहाँ पर तक को देकर के हमारे माइंड में टिल आता है, तो टिल और एज लॉन्ग एज में डिफरेंस ये है कि एज लॉन्ग एज में वर्क लगातार बीच में मेंटेन्ड है, जबकि टिल में क्विकली नया शुरू होता है। हमने कहा जब तक बेल ना लगे आप मत जाना, तो जैसे ही बेल लगेगी तुरंत काम शुरू हो जाएगा। और जब तक मैं यहाँ हूँ तो यानी मेरा जो यहाँ रहना है एक पीरियड तक लगातार मेंटेन्ड है, तो उसमें हम एज लॉन्ग एज लगाते हैं। तो आपको एज लॉन्ग एज सो लॉन्ग एज एक ही बात है, और टिल में आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसी तरह से आप यहाँ पर व्हाइल भी लगा सकते थे। व्हाइल के साथ आप क्या करेंगे कि पूरा एज लॉन्ग एज का सब्स्टिट्यूट व्हाइल है, व्हाइल आई एम हियर, और बाद का पूरा सेंटेंस एज इट इज आएगा, यू शुड नॉट गो आउट। तो व्हाइल, अब आप कहेंगे सर व्हाइल तो आपने कॉन्टिन्यूअस में बताया था, अगर मैं यहाँ हूँ तो ये कंटिन्यूटी मेंटेन है ना, तो व्हाइल बिना आईएनजी के भी यूज हो सकता है। तो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम को डिटेल में हमने समझा। एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम के अंदर जो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस है, अगर आप उसको और डीप में समझना चाहते हैं, जो यहाँ अभी डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि फ्यूचर परफेक्ट का कॉम्बिनेशन हो तो क्या करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन हो तो क्या करते हैं, और वो कौन कौन से कंजंक्शंस हैं जिनके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर नहीं आता, ये हम देखेंगे इस एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम के थर्ड पार्ट में, यानी एडवर्ब क्लोज के थर्ड पार्ट में। तो बने रहिए हमारे साथ, और इस पूरी सीरीज को समझने के लिए आपने अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी सारी प्रॉब्लम्स को आप दूर कीजिए और सारे ही रूल्स को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।